रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा किया जाता था, कौन-कौन सी प्रणालियाँ थी, इन सब के बारे में बात की थी हमने। हमने अकबर की जो राजपूत नीति थी, उसको समझा था बहुत अच्छे से, ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों एक छोटा-सा टॉपिक हमारा बचा गया था कल, और वो था आपका चित्तौड़ के साथ में अकबर का टकराव। तो चित्तौड़ कह लो या मेवाड़ कह लो, दोस्तों हम इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं बस, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन ये पूरा का पूरा जो टकराव है, ये खाली हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित नहीं है, पुराना है। इस पूरे के पूरे को जरा एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले चित्तौड़ को कैप्चर करने के लिए अकबर ने अपना अभियान भेजा था 1567 में, और तब चित्तौड़ में एक लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई को कहा जाता है चित्तौड़गढ़ की लड़ाई। ये लड़ाई का नेतृत्व एक तो अकबर के सेनापति कर रहे थे, और राणा प्रताप के फादर साहब उदय सिंह साहब। तो महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह और अकबर की सेनाओं के बीच में 1567 में भी एक युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। ये युद्ध भी अनिर्णित समाप्त हुआ था। इसमें भी अकबर जीत नहीं पाया था चित्तौड़ को, चित्तौड़ स्वतंत्र रहा। उसके बाद में गद्दी पे बैठते हैं राणा प्रताप। वही कहानी फिर दोबारा स्टार्ट हुई। अकबर ऑफर करता है कि भाई आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, और आधे आधे क्षेत्र पे दोनों राज करेंगे। महाराणा प्रताप ये बात नहीं मानते हैं, तो दोनों की सेनाओं के बीच में 1576 में अगला युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर की सेना थी, उसके सेनापति मान सिंह, भगवान दास और आसफ खान, ये तीन सेनापति थे मुख्य रूप से अकबर की सेना के। लेकिन राणा प्रताप की जो सेना थी और उनके जो मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खान सू। ठीक है, ये चीजें जो भी आपके आसपास अंधभक्त हो, या जो ऐसे व्यक्ति हो जो धर्म के नाम पे जिन्हों अनपढ़ जाहिल लोग हैं, उनको जरूर बताना कि देखो इस देश की मिट्टी में किन किन लोगों का खून मिला हुआ। वो आपको केवल उनके बारे में बात बताएंगे जिनसे इस देश में नफरत फैलती है और जिससे उनकी राजनीति चलती है। उन लोगों का नाम आपके सामने कभी नहीं बताएंगे जिन्होंने किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के लिए हो, इस देश के लिए अपनी जान दी है। महाराणा प्रताप के जो मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खान सू। आपको पहले भी बताया था मैंने कि जब युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे और राणा प्रताप को मुगलों की सेना ने घेर लिया और ऐसा लगा कि भैया वो नहीं बचेंगे, तो यही वो सेनापति था हकीम खान सूर, जिसने महाराणा प्रताप का जो चोला था जिसको पहन के वो जाते थे कवच को, वो अपने ऊपर धारण किया और राणा प्रताप को वहां से निकाल दिया। मुगल सेना को लगा कि जो व्यक्ति लड़ रहा है यही आपका राणा प्रताप, और इसी सेनापति ने राणा प्रताप की जान बचाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। और इस हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये अनिर्णित समाप्त हुआ था। ठीक है, और ये देख लो आस्तीन के साथ मान सिंह, भगवान दास। अब बताओ ये कौन से धर्म के हैं? ठीक, इनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे हिंदू आ जाता, ठीक है, तो फिर या मुसलमान आ जाता तो दिक्कत थी। तो दोस्तों एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हमने इतिहास को धर्म के नजरिए से नहीं देखना है, हमने इतिहास को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता से देखना है, तभी हम चीजें सब समझ पाएंगे अच्छे से। खैर कुल मिला के ये जो युद्ध था अनिर्णित समाप्त होता है, कोई भी इसमें नहीं जीतता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो हम नहीं पढ़ते हैं, ना ही किताबों में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल, 1582 में एक लड़ाई हुई थी, देवर की लड़ाई। और ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इस लड़ाई में अकबर की जितनी फौज लड़ने के लिए गई थी राणा प्रताप के साथ में, लगभग आधी फौज निपटा दी थी उन्होंने। और जो उसका मुख्य सेनापति था इस मुगल फौज का, उसका नाम था सुल्तान खान, ये मर गया था। और इस युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने यहाँ पर इस युद्ध में अकबर की सेनाओं को हराया। और इस लड़ाई के बाद अकबर ने कभी भी चित्तौड़ को जीतने का अभियान नहीं किया, पढ़ लेना। आप ये बताइए कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अनिर्णित। ठीक, तो हम अगर दिमाग लगाएं कि यार अकबर ने फिर इसके बाद अपनी सेनाएं क्यों नहीं भेजी चित्तौड़ में उसको जीतने के लिए, कैप्चर करने के लिए, तो कारण क्या था कि 1576 के बाद एक लड़ाई और हुई थी, और इस लड़ाई में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे ये आपकी राजपूत सेना ने। और इस युद्ध में जीत हुई थी महाराणा प्रताप की। और फिर अकबर ने कहा भाई ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, चित्तौड़ वित्तौड़ आए ना आए, लेकिन इनसे भिड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों राणा प्रताप की डेथ हो गई, अकबर की भी 1605 में डेथ हो गई।
और फिर 1615 में एक संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि। ये संधि जहांगीर और महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उनके बीच में होती है। और इस संधि में फिर जो आपका चित्तौड़ है, वो चित्तौड़ अधिग्रहण या आपका अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। तो महाराणा प्रताप ने जीते जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये काम फिर उनके जो पुत्र थे अमर सिंह, इन्होंने किया था। तो अकबर का एक सपना था कि चित्तौड़ को मैं अपने साम्राज्य में मिलाऊं, लेकिन ये काम अकबर कभी भी नहीं कर पाया। फिर जहांगीर के समय में ये काम हुआ, लेकिन अभी भी चित्तौड़ का विलय नहीं हुआ मुगल साम्राज्य में। केवल चित्तौड़ ने इनकी अधीनता स्वीकार करी है, वही राजपूत नीति के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा कंसेंसस सिनेरियो मैंने अलग से आपका एक पीपीटी पे बना के यहाँ पे अटैच कर दिया था। दोस्तों ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता ही दी थी। ठीक, क्या क्या चीजें थी, जैसे कल बात कर रहे थे कि जो अकबर की राजपूत नीति थी, तो राजपूत नीति में क्या था कि भाई जो राजपूत राजा हैं उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। तो अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जो सबसे पहले राजा थे वो आमेर कछवाहा। तो ये कछवा नहीं है, कछवाहा, इसको सही कर लेना, कछवाहा वंश, आमेर जयपुर। तो वहां के राजा थे, राजा का नाम था भारमल, और इन भारमल साहब के पुत्र का नाम था भगवान दास और पुत्री का नाम था हरखाबाई। तो सबसे पहले भारमल ने ही अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और जो इनकी पुत्री थी हरखाबाई, इस हरखाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ में। और जो दोस्तों ये भगवान दास था, फिर इस भगवान दास का पुत्र था मानसिंह। तो मानसिंह भी अकबर की सेना में सेनापति था, भगवान दास भी सेनापति था, और जो हरखाबाई है ये क्या लगती है, मानसिंह की बुआ लगती है। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के पहले अकबर ने 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे राणा प्रताप के पास बातचीत करने के लिए। उस प्रतिनिधि मंडल में आपका भगवान दास भी गया था, मानसिंह भी गया था, ठीक है, आपका बीरबल भी गया था, एक इसका तोपची था वो भी गया था, लेकिन सारे के सारे बातचीत के जो प्रतिनिधि मंडल थे वो फेल हो गए थे, और फिर जाके ये युद्ध हुआ था। तो जो कल आप पूछ रहे थे आशीष, ये उसका आंसर है कि सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जो राजा थे राजपूत, वो थे भारमल, कछवाहा या आमेर या जयपुर के राजा, और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किया था। तो हमें जो अकबर की किताब है, अभी आगे बात करूंगा उसके बारे में, अकबरनामा, अकबरनामा से जो नाम मिलता है वो हरखाबाई नाम मिलता है। ये जो हम बोलते हैं जोधाबाई, तो जोधाबाई नाम से कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। बोलिए जी व्यास, ठीक है व्यास, चलिए ओके डन, हाँ बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अकबर के शासन काल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे महेश दास वास्तविक नाम था बीरबल का, रामतनु पांडे वास्तविक नाम था तानसेन का। ठीक है, यहाँ पर नोट्स में एक चीज इसमें, जिसके नोट्स में थोड़ा उल्टा लिख दिया है, आप सही कर लेना। दोस्तों एक किताब है और किताब का नाम है आपका अकबरनामा, इसको सही कर लेना, अकबरनामा। किताब का नाम क्या है, अकबरनामा। और ये जो अकबरनामा है ये अकबर के 46 वर्षों का जो शासन काल था उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा। ठीक, इस किताब को अकबरनामा को लिखने में लगे थे 7 साल, और इसको लिखने के लिए पूरा का पूरा लेखक का मंडल बनाया गया था, और इसका जो हेड था वो था आपका कौन, फैजी, और उसका भाई अब्दुल फजल, और भी बहुत सारे लेखक थे इसमें। तो कुल मिला के किताब है अकबरनामा, अकबर के 46 साल का जो इसका पूरा का पूरा शासन है, उस शासन के बारे में किताब लिखी गई है अकबरनामा। अब ये जो अकबरनामा है दोस्तों, ये अकबरनामा आपके 3 भागों में है। इसका जो तीसरा भाग है, तो तीसरे भाग का नाम है आईने अकबरी। तो कहने का मतलब बस आपने एक काम करना है कि जहां पर ये आईने अकबरी लिख रखा है, यहाँ पर आप लिख लेना अकबरनामा, और जहां पर अकबरनामा लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग कर लेना आईने अकबरी। वैसे कल मैं जब इस पीडीएफ को अपडेट करूंगा तो वहां पर आपको ये चीज मैं सही करके दे दूंगा। तो जो किताब थी, किताब का नाम था अकबरनामा, और अकबरनामा के 3 भाग थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और इसी अकबरनामा का तीसरा पार्ट है आपका आईने अकबरी। ये जो आईने अकबरी है दोस्तों, इसके भी छोटे छोटे 5 भाग हैं। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अकबर के 46 साल का जो शासन काल है उसके ऊपर जो किताब लिखी गई है उस किताब का क्या नाम है, अकबरनामा। अकबरनामा कितने भाग में लिखी गई है? 7।
तीन भागों में, तीन भाग में, 3 भाग। इसका अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसका नाम क्या है? आईने अकबरी के कितने भाग हैं आगे? 5 भाग। 5 भाग। बस ठीक है डन। ओके 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 क्लियर, समझ आ गया बस। ठीक है चलो बंद कर लेते माइक। डन। बोलो बोलो सर। इसके आईने अकबरी के लेखक है कोई? देखो आईने अकबरी के जो लेखक हैं यही करके आने हैं आपने, फैजी और अबुल फजल, इन दोनों ने लिखी थी। लेकिन अगर मुख्य लेखक आपसे पूछ रहा है आईने अकबरी का तो अबुल फजल करके आना। ठीक है ठीक है। आईने अकबरी का जो मुख्य लेखक है जिसने लिखी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी। और जो पूरा का पूरा अकबरनामा है इसको लिखने में फैजी भी शामिल था, अबुल फजल भी शामिल था। लेकिन जो आईने अकबरी है खाली इसको लिखने वाला व्यक्ति था आपका अबुल फजल। ठीक है बाकी डोंट वरी, ये पूरा का पूरा जो डेटा है इसको मैं कल सही करके आपको दूंगा जब मैं दूसरी स्लाइड आपको ऐड करूंगा। आगे बढ़ते चलो। अकबर का जो दरबारी कवि था उसका नाम था फैजी। बताओ मुझे जरा, जो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं इन धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद सबसे पहले किस राजा ने कराया था? हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुस्लिम राजा या शासक ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों सबसे पहले अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला जो शासक था वो था अकबर। तो अकबर ने बाकायदा पूरा का पूरा एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अकबर का जो काल है इसके काल को साहित्य काल, लिटरेचर का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वो रज़्मनामा के नाम से किया था फैजी ने और अबुल फजल ने। ठीक है इसी तरीके से एक पुस्तक है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था और ये अनवर ए सुहेली इस नाम से किया था। दसवंत और बसावन ये दोनों व्यक्ति अकबर के दरबार में चित्रकार थे, बहुत फेमस चित्रकार थे। एक व्यक्ति था अब्दुल समद। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी और मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी। तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को और सीधी कलम की उपाधि अब्दुल समद को किसने दी थी? अकबर ने। दोस्तों अकबर महल ये है आपका आगरा में और अकबर का जो मकबरा है ये है आपका सिकंदरा में। अकबर ने दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु, और उनका नाम क्या था आपका? अमरदास। तो जो सिखों के दूसरे गुरु थे अमरदास और इनकी पुत्री बानी, इनको 500 बीघा भूमि दान में दी। ध्यान रखना, जो सिखों के गुरु थे अमरदास और उनकी पुत्री बानी, इनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी। फिर बानी की शादी हुई आगे जाके आपका रामदास से। जो बानी है उसकी शादी हुई रामदास के साथ में और यही फिर सिखों के अगले गुरु बने और इन्होंने ही फिर यहाँ पर अमृतसर नगर बसाया। अगर आपसे पूछ ले कि अकबर ने 500 बीघा भूमि किसको दान में दी थी तो या तो अमरदास करके आना या उसकी पुत्री बानी। और उसके बाद फिर इनके जो पति थे बानी के रामदास जी, इन्होंने यहाँ पे अमृतसर नगर को बसाया था। ठीक है स्थापत्य कला दोस्तों अकबर ने जो आगरा है तो आगरा में आगरे का किला बनवाया था, आज भी है, बहुत सुंदर है, ताजमहल के बिल्कुल सामने है। और इस आगरे के किले का जो वास्तुकार था, जो डिजाइनर था, वो था कासिम खान। ठीक है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे स्वर्ण महल बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, बुलंद दरवाजा बनवाया, तुर्की सुल्तान की कोठी बनवाई, खास महल बनवाया, बीरबल महल बनवाया। ठीक है शलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई, इस्लाम खां का मकबरा बनवाया, दीवाने आम दीवाने खास जैसे बनवाए। फतेहपुर सीकरी के अलावा दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ पर स्थित है, कोई बता सकता है? दिल्ली। दिल्ली लाल किले में। ठीक है दीवाने आम का मतलब जहां पर बादशाह आम जनता से मिलता था और दीवाने खास का मतलब जहां पर बादशाह आपका जो विशेष व्यक्ति होते थे उनसे मिला करता था। तो राजधानी जब फतेहपुर सीकरी में है तो यहाँ पर दोनों भवन रहेंगे, दीवाने आम आम आदमियों के लिए और दीवाने खास जो मंत्री या बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई मुझे एक चीज बता सकता है यहाँ पे कि एक चीज यहाँ पे छूट गई है, पंचमहल कहीं लिखा हुआ है क्या? पंचमहल है? नहीं।
ऐड कर लेना, ठीक है। देखो जरा इसमें कहीं पे पंचमहल है क्या, छूट गया, लिख लेना पंचमहल, ठीक है। और पंचमहल के बारे में एक चीज याद रखना, अकबर ने जितने भी इमारतें फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी उसमें पंचमहल ही एक ऐसी इमारत है जिसका निर्माण जो बौद्ध मठ होते हैं, बौद्ध धर्म के जो विहार होते हैं उनके जैसा है। जो बौद्ध धर्म के विहार होते हैं, मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके जैसा जो बिल्कुल शेप है वो किसकी है, आपकी पंचमहल की। ये पंचमहल भी कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में, ध्यान रखना। अकबर के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ। हमें पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो कौन कौन थे आपके, बीरबल, महेश दास, अबुल फजल लेखक थे, ठीक है। और तीसरे तानसेन, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडे, भगवान दास, आपको बताया राजा भारमल के पुत्र थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये ध्यान रखना जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये बेसिकली जो अकबर का संरक्षक था बैरम खान उसका बेटा है, और बहुत अच्छे लेवल का कवि था। टोडरमल, ठीक है, भूमि बंदोबस्त आपने पढ़ा। मान सिंह भगवान दास का बेटा प्रधान सेनापति था। मुल्ला दो प्याजा अमात्य मतलब मंत्री था एक तरीके से, ठीक है। हकीम हुम्मान, ये था आपका निजी चिकित्सक, जो प्राइवेट अपना निजी चिकित्सक होता था वो कौन था, हकीम हुम्मान। तो ये अकबर के दरबार में इस तरीके से नवरत्न रहते थे। अब आपके ध्यान होगा दोस्तों, 1526 से लेके और 30 तक तो बाबर था, उसके बाद 1530 से लेके 40 तक और 55 से लेके 56 तक हुमायूं था, और फिर 56 से लेके 1605 तक अकबर था। तो यहाँ पर हमने बाबर भी पढ़ लिया, हमने हुमायूं भी पढ़ लिया, हमने अकबर भी पढ़ लिया, लेकिन इसी दौरान 40 से और 55 के बीच में, इस दौरान दिल्ली में स्थापित था सूरी वंश, और सूरी वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी। तो सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, हुमायूं को हराया। फिर 1540 में बिलग्राम का वॉर हुआ, फिर हुमायूं को हराया, और उसके बाद मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। और 1540 से लेके 1555 तक भारत में साम्राज्य रहा सूरी वंश का, और इसी सूरी वंश का संस्थापक था आपका शेरशाह सूरी। तो ये सूरी वंश हमारा रह गया था। अब इस सूरी वंश को जरा एक बार पूरा का पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अकबर और अकबर से पहले स्लाइड में ये सारा डेटा मैंने ऐड किया था आपका सूरी वंश का। दोस्तों पहली बात तो सूरी वंश और ये जो मुगल शासक हैं इनमें अंतर क्या है। ये जो मुगल हैं ये बेसिकली जो है आपका चगताई वंश के, और ये बेसिकली आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपका जो उज्बेकिस्तान है, जो मंगोलिया वाली बेल्ट है, ये वहां से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सूरी वंश है ये बिलोंग करता है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान का वो वंश जिसने मुगल काल के दौरान दिल्ली में शासन चलाया वो है सूरी वंश, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी तो तब भी मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम वंश था लोधी वंश, वो लोधी वंश भी कैसा था आपका, अफगानी वंश था। लोधी के अलावा जो बाकी चार वंश थे वो सारे के सारे तुर्क थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो डायनेस्टी है आपका सूरी वंश, ये भी आपका एक तरीके से अफगान का वंश है। इसका संस्थापक था दोस्तों शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर और 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन चलाया, ठीक है, गद्दी पे बैठा। तो शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बचपन का नाम फरीद खां था। एक नवाब हुआ करते थे बिहार के, मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। तो एक बार ये घूमने के लिए जंगल में जा रहे थे और वहीं पर शेर ने इनके ऊपर अटैक किया, तो तब इसने इसकी जान बचाई, तो तब इसको नाम दिया मोहम्मद शाह नुहानी ने शेर खान। तो फरीद खान का जो नाम तब पड़ गया आपका शेर खान पड़ गया। दोस्तों शेरशाह सूरी ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ शासक था, ये बहुत विद्वान शासक था, और इसने अपनी जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो जौनपुर में ग्रहण करी थी। तो जौनपुर में बाकायदा इसने पूरी की पूरी शिक्षा ग्रहण करी। फिर मोहम्मद शाह नुहानी ने इसको खरीद लिया और फिर उसके साथ में ये काम करने लग गया। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में, और उसके बाद 1540 में फिर इसने क्या किया आपका, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को फिर हराया। लेकिन इसका जो नाम शेरशाह सूरी है ये पड़ता है चौसा के युद्ध के बाद। तो चौसा के युद्ध जीतने के बाद, हुमायूं को हराने के बाद इसने अपना नाम रख लिया शेरशाह सूरी। तो सबसे पहले इसका नाम था फरीद खान, फिर इसका नाम पड़ा शेर खान, और जब गद्दी पे बैठा तो शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पे बैठता, ठीक है।
अब दोस्तों इसके जो मुगल साम्राज्य में जो सुधार हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जो सुधार हैं। अब देखो इसके सुधार क्या क्या है, हमने जरा समझना है। तो एक तो थी, तो ऐसा नहीं कि किसी को भी भर्ती कर लेता था। सेना में इसने जो भर्ती शुरू करी वो योग्यता के टेस्ट होगा, मेंटल टेस्ट, और उसी को भर्ती किया जाएगा। भर्ती करने के बाद जब प्रमोशंस होते थे, जैसे सेनापति बनाना है, सिपह सलार बनाना है, तो वो प्रमोशन भी अनुभव के आधार पे नहीं, कितना पुराना है, वो योग्यता पे आधार पे किए जाते थे कि जो जितना योग्य है उसके प्रमोशन उतने ही ज्यादा बेहतर किए जाएंगे। तो इसने ये प्रशासनिक सुधार किया। दोस्तों इसने जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, ऐसा नहीं कि एक बार में फिक्स कर दिया। इसने क्या किया, सबसे पहले भूमि का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, कि वहां पे खेती हो कितनी रही है, तो पहले खेती को देखा और फिर खेती के आधार पर इसने भू राजस्व का निर्धारण शुरू किया। तो कहने का मतलब भू राजस्व का निर्धारण उत्पादन के आधार पे, और इस पद्धति को कहा जाता है मसाहत पद्धति। मसाहत पद्धति का मतलब होता है कि पहले भूमि का प्रोडक्शन देखो कितना उत्पादन हो रहा है, तो उस उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर उत्पादन कम है तो टैक्स कम होगा, और उत्पादन बेहतर है तो टैक्स आपका बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, एक थी इसके शासन काल में राई पद्धति। राई पद्धति बेसिकली क्या है, जो फसलें हैं तो फसलों की मूल्य सूची। अब मूल्य सूची क्यों, ये सपोज करो एक व्यक्ति के खेत में गेहूं पैदा हुआ और 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, और इसके ऊपर 1/3 1/3 टैक्स है। ठीक है, कितना टैक्स है, 1/3। तो इसको 33 क्विंटल गेहूं राजा को देना है, बादशाह को। अब ये बोलता है कि भाई मैं तो गेहूं नहीं देता, जितनी कीमत का मेरा गेहूं बनता है इसके बदले में मेरे से नगद पैसा दे दो, मैं तो कैश पेमेंट करूंगा। तो भाई जब कैश पेमेंट करेगा तो गेहूं का कुछ दाम तो सेट होगा, कीमत तो सेट होगी, तभी तो आगे पेमेंट करेगा। तो फसलों की इसीलिए क्या जारी की जाती थी, मूल्य सूची। और इस मूल्य सूची जारी करने की पद्धति को आ जाता था राय पद्धति। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासन काल में दो प्रथाएं आपने और पढ़ी होंगी, कबूलियत और पट्टा प्रथा। पट्टा का मतलब दोस्तों ऐसी भूमि जहां पे भूमाप नहीं की जा सकती, तो या राजा जहां पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो राजा ऐसी भूमि को ठेके पे दे देता था, पट्टे पे, लीज पे, और बोलता था कि भाई 1 साल का इतना टैक्स बनता है, मुझे इतना पैसा दे दो तुम बस, उसके बाद इसमें से जितना मर्जी प्रोडक्शन हो, कम हो ज्यादा हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो एक तरीके से पट्टा का मतलब ठेके पे, लीज पे जमीन को दे देना एक फिक्स टैक्स के ऊपर। और कबूलियत प्रथा क्या होती थी दोस्तों, जैसे सपोज करो भूमि दी गई, और जब भूमि दी गई तो उस समय टैक्स निर्धारित करा कि भाई कितना टैक्स दोगे, इतना। अब बाद में जाके किसान अगर पलट गया, ठीक है भाई नहीं मैंने तो इतना कहा था, आप इतना बोल रहे थे, तो इसलिए वो सारी की सारी चीजें बाकायदे कागज पे लिखाई जाती थी और उसके हस्ताक्षर होते थे, स्टैंप लगवाई जाती थी। इसको कहा जाता था कबूलियत प्रथा। तो इससे जमीन के विवाद कम हो गए, तो ये चीजें पहले क्लियर है। भू पैमाई, जमीन को नाप भू राजस्व का निर्धारण करना, इसको क्या कहा जाता था, आपका मसाहत पद्धति। ठीक है, भू राजस्व वसूली में विवाद से बचने के लिए कबूलियत प्रथा, जो आपको भी बता दिया। और जितनी भी भूमि थी दोस्तों, जो जमीन थी पूरे साम्राज्य की जिसपे खेती होती थी, उस पूरी भूमि को इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी, एक तो उत्तम, उत्तम मतलब टॉप क्लास लैंड, दूसरी मध्यम, मध्यम का मतलब जिसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम है, और तीसरी निम्न, निम्न मतलब जिसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही कम है। तो इन 3 पार्ट में इसने भूमि को डिवाइड किया उनके प्रोडक्शन के हिसाब से, और तब इसने जो है आपका टैक्सेस डिसाइड किए। अब दोस्तों टैक्स कैसे होता था, टैक्स में एक तो रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी का मतलब होता है कि भाई ये तो है बादशाह और ये है किसान, तो बीच में कोई नहीं है, सीधा किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूल हो रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई पटवारी छोड़ दिए, या बीच में कोई आपके जमींदार छोड़ दिए कि जमींदार इकट्ठे करेंगे राजा को देंगे, नहीं, सीधे जो बादशाह है वो इकट्ठा करेगा, उसके सैनिक जाएंगे टैक्स लेके आएंगे। इसको कहा जाता है आपका रैयतवाड़ी। जाब्ती प्रथा का मतलब क्या होता है कि ऐसे किसान जो टैक्स को आपका उपज, जो उनकी फसल है, फसल के रूप में नहीं पे करते, वो नगद के रूप में पे करना चाहते हैं, तो जाब्ती प्रथा इसका नाम था। ठीक है, रैयतवाड़ी का मतलब सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता था। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, और कितनी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों,
अगर कभी युद्ध अभियान हुए, युद्ध लड़ा गया, तो वहां पर जो फसल पैदा हो रही है तो फसल को नुकसान होगा युद्ध में। तो अगर फसल को नुकसान हुआ है युद्ध के दौरान, तो उसका बाकायदा किसानों को मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, ये व्यवस्था करी थी आपकी शेरशाह सूरी ने। राय पद्धति आपको बता दी मैंने। जो फसलें हैं तो फसलों की मूल्य सूची इसने जारी की। और इसने क्या किया दोस्तों, अगर इंडिया के मैप को आप बहुत अच्छे से देखोगे, यहाँ बंगाल से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके लाहौर तक ये पूरी की पूरी सड़क बनवाई, और इस सड़क को कहा गया आपका जीटी रोड। लेकिन जीटी रोड यार शेरशाह सूरी कैसे दे देगा नाम? तो ये जो नाम है जीटी रोड, ये नाम सबसे पहले दिया था दोस्तों आपका एक भारत के वायसराय थे, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ऑकलैंड ने ये नाम दिया था जीटी रोड। और ये जीटी रोड कहाँ से चलती थी? बंगाल से दिल्ली और दिल्ली से आपका लाहौर। तो इससे क्या फायदा हुआ? एक तो आपका व्यापार भी आसान हो गया, व्यापार के साथ साथ जो सैन्य अभियान है, अगर सेना को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो काम भी इनका आसान हो गया। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड इसको कहा जाता है, और इसका उस समय नाम हुआ करता था सड़क ए आजम जब ये बनी थी। इसके अलावा इसने सड़क के किनारे काफी सारे वृक्ष लगवाए, छायादार वृक्ष। और दोस्तों इसने 1700 धर्मशाला सराय, जिसको हम बोलते हैं इन, इसका निर्माण कराया। अब यह धर्मशालाओं का निर्माण क्यों करा रहा है? पूरे साम्राज्य में लगभग 20-20, 30-30 किलोमीटर पे छोटी छोटी सराय बनवा रखी हैं। सराय का मतलब ऐसे नहीं कि होटल बनवा रखे हैं, बस 2-2 कमरे, और वहां पर एक एक 2-2 कर्मचारी छोड़ रखे हैं। तो देखो क्यों छोड़ रखे हैं। एक तो ये कि जब राज्य के व्यापारी व्यापार करने के लिए जाएंगे तो रात को बेचारे कहाँ पे रुकेंगे? अगर जंगल में रुकेंगे तो लुटेरे आके उनका सामान छीन सकते हैं। तो एक तो व्यापार सुगम हो जाएगा, यात्री यहाँ पे रुकेंगे तो लूटपाट की घटनाएं कम होंगी। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है साम्राज्य में, तो वो व्यक्ति जब यहाँ पे आके रुकेगा तो उसका लेखा जोखा कागज में लिखा जाएगा। तो जब उसका लेखा जोखा कागज में यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इससे क्या होगा? राज्य का सूचना तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। पूरा का पूरा बादशाह के पास रिकॉर्ड रहेगा कि कौन व्यक्ति राज्य में आया और कौन यहाँ से गया। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग, गुप्तचर स्पाई। तो इन्हीं गुफाओं में क्या होता, तो ये जो आपकी सराय है, इन्हीं सराय में गुप्तचर भी घुसते थे। तो जो लोग रात को आके रुकते थे उनसे बातचीत करते थे, उनका रंग ढंग देखते थे, और तब सूचनाएं देते थे। और आंतरिक सुरक्षा, तो इन सारे के सारे काम के लिए 1700 सराय का निर्माण कराया था किसने? आपका शेरशाह सूरी ने। हम जनरली पढ़ के छोड़ देते हैं 1700 सराय मतलब रहने के लिए नहीं यार, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। 4-5 फायदे थे सराय के जो आपको बताए। इसके अलावा दोस्तों शेरशाह सूरी के आपसे वास्तु आर्किटेक्ट के सुधार पूछ सकता है। तो देखो एक तो इसने क्या किया, सासाराम जो पड़ता है बिहार में, यहाँ पर अपना मकबरा बनवाया। और इसके मकबरा जो अष्टभुजी मतलब 8 भुजाओं वाला मकबरा है, और भारत का पहला स्ट्रक्चर है जो 8 भुजाओं वाला है। इसने एक बिहार में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, दिल्ली में किला ए कोहना। तो किला ए कोहना कहाँ पर? हुमायूं ने दीन ए पनाह का निर्माण कराया था, आपके ध्यान है। इस दीन ए पनाह को तोड़ के इसने यहाँ पर बनवाया किला ए कोहना, जीटी रोड बनवाई। ठीक है, और दोस्तों इसने 1700 सराय का निर्माण किया। तो अगर आपसे कभी मेंस में पूछ ले पीसीएस में कि शेरशाह सूरी के वास्तुकला में सुधार को बताइए क्या क्या काम किए, तो ये 5-6 नाम आपने लिखना है। अगर आपसे कभी पूछ ले शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार, तो प्रशासनिक का पूरा भू राजस्व बताओगे। ठीक है, भू राजस्व के साथ साथ बताओगे कि जो सेना में भर्ती थी वो कैसे कैसे की इसने। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्व या भू राजस्व व्यवस्था में सुधार, तो सारी चीजें, मसाहत पद्धति बताओगे, ठीक है, जाप्ती व्यवस्था बताओगे, रैयतवाड़ी बताओगे, ठीक, राय पद्धति बताओगे, ये बताओगे कि जो युद्ध अभियानों में फसल का नुकसान होता था उसकी भरपाई भी की जाती थी। तो ये था पूरा का पूरा दोस्तों सूर्यवंश। अब यार शेरशाह सूरी, हम जनरली क्या करते हैं कि 1545 में शेरशाह सूरी की हो गई मृत्यु। कैसे मृत्यु हो गई? एक बुंदेलखंड में जंगिया पड़ती है कालिंजर। तो कालिंजर अभियान पे गया हुआ था युद्ध लड़ने के लिए, और जो कालिंजर का किला था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला था, बहुत ऊंचा किला था। ठीक है, इस किले के जो दरवाजे थे वो और भी मजबूत थे, तो अंदर जा नहीं पा रहे थे सैनिक। तो किले का क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है एक बहुत ऊंची दीवार बनाई टेम्परेरी, और फिर इस दीवार के ऊपर जो सैनिक है वो ऊपर चढ़े, और यहाँ पर बीच में बारूद रखे थे, गोले। और एक ने दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और फिर यहाँ से अंदर ये बारूद
डालना शुरू किया। यहीं पर शेरशाह सूरी भी खड़ा था। तो एक बारूद का गोला जब अंदर फेंक रहे थे तो अंदर फेंकने की बजाय यहीं पे गिर गया और सीधे आगे गिरा बारूद के ऊपर और ये पूरा का पूरा बारूद का ढेर फट गया और यहीं पर शेरशाह सूरी भी खड़ा था तो साथ में वो भी चला गया। तो कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हुई। अब आपसे कई बार पूछ सकता है और हम पढ़ते भी नहीं है कि भाई शेरशाह सूरी के बाद इस वंश का क्या हुआ। तो जब शेरशाह सूरी की डेथ होती है दोस्तों तो इसके डेथ के बाद गद्दी पे बैठता है इसका बेटा और इसके बेटे का नाम था इस्लाम शाह। ये अब तक किसी पेपर में पूछा नहीं गया है नाम, हो सकता है किसी पेपर में आपको रखा हुआ मिल जाए। इसके बेटे का नाम था इस्लाम शाह। फिर 1553 तक इसी ने शासन चलाया। इसके बाद फिर दो छोटे छोटे शासक आए जिनको हरा के हुमायूं ने फिर वापस मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो इसके बाद फिर हुमायूं आ गया और हुमायूं के बाद फिर अकबर आया और अकबर तक ने सारा का सारा पढ़ लिया था। तो अकबर के बाद अब मुगल शासन में जो अगला राजा आएगा या बादशाह आएगा वो कौन आएगा बताओ जरा फटाफट से। जहांगीर। ठीक है। और जहांगीर का जो शासन काल है वो कब से कब तक रहेगा 5 से 21 बोलो 27 सॉरी 27। एक एक करके बोलो बोलो रोहित सुन लो। मैं कह रहा कि जो फरीद बाबू शेरशाह के ऊपर जो मोहम्मद जब पैसा होगा उनके पास तो वो वास्तुकला के ऊपर चीजें खर्च करेंगे। ठीक है। क्यों बना रहे हैं इमारतें? ये काफी टाइम इन्वेस्टिंग चीजें भी तो नहीं होंगी ना, ये वास्तुकला जो बनाई है उन्होंने तो काफी टाइम कंज्यूम हुआ उस चीज में। और भी काफी सारी चीजें हैं, बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। तो देखो उसमें क्या है कि ये जो वास्तुकला बनवा रहे हैं तो वास्तुकला ये बनवाने का कारण क्या है। जैसे भी ताजमहल बनवाया, आगे ताजमहल पे आऊंगा मैं, लेकिन चलो अभी आ गए तो कवर कर देता हूँ। तो ताजमहल बनवाने के 4-5 कारण थे। एक तो दोस्तों क्या है कि इतनी बड़ी इमारत जब बनेगी तो वर्ल्ड में नाम होगा मुगल साम्राज्य का। देखो मुगल साम्राज्य में इतनी सुंदर इमारत है तो पहला तो अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा काम क्या होगा कि बाहर से देश विदेश से पर्यटक उस ताजमहल को देखने आएंगे। आज भी हिंदुस्तान में जितने पर्यटक आते हैं बाहर से तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं? ताजमहल को देखने के लिए। रोजगार भी बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ठीक है। और तीसरा कारण क्या था कि अपने लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इतनी बड़ी इमारत बनेगी उसको बनाने में 20, 25, 30 साल लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। तो 4-5 मोटिव हुआ करते थे। ठीक। एक आपको मैंने बताया मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था और ये लोग बाहर से आए थे तो इतने बड़े स्ट्रक्चर यहाँ पे इंडिया में बना रहे थे तो यहाँ की जनता इनको एक्सेप्ट करे बादशाह के रूप में। तो जब कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, भव्य काम करेंगे तभी तो बादशाह के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। और जब इतने बड़े एरिया पे राज कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। आप देखो अकबर का मैंने आपको बताया 182 जो है करोड़ हुआ करते थे। 182 करोड़ तो वही इकट्ठे करके दे देते। और जो हमारे राजपूत शासक हैं दोस्तों इनके छोटे छोटे डायनेस्टी थे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े डायनेस्टी थे, छोटे छोटे एरियाज थे। अब उनका आर्थिक रूप से भी वो इतने मजबूत नहीं थे। ठीक है। और अगर कोई बिल्डिंग शुरू करते तो बन भी नहीं पाती थी। ये सारे के सारे पॉइंट हुआ करते थे। बोलिए भैया मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 47 ईयर का उसका अकबर का टोटल मतलब जो था उसकी डेंसिटी थी जो उसका टाइम था पीरियड था वो ये था 47 ईयर का था। पर अगर मैं देखूं तो अगर ताजमहल लियो अगर अलोन उसको अगर देखा जाए तो वो भी करीब 25 ईयर अराउंड तो उसको भी लगा होगा बनने में। और उसके साथ ही और भी कई सारी चीजें वो भी काफी टाइम इन्वेस्टिंग चीजें थी। तो या तो वो सारी चीजें साइमल्टेनियसली बन रही थी तो ये चीजें पॉसिबल है कि तब जाके वो 47 ईयर में कंप्लीट हो गई या फिर कैसे मतलब ये पॉसिबल हो पाया। देखो 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 जो ताजमहल है पहली बात तो अकबर ने बनवाया ही नहीं है। ठीक है। हाँ ये तो ताजमहल बनवाया है शाहजहां ने। हाँ अब आएंगे उस पर। जो लाल किला है ये भी किसने बनवाया है आपका? शाहजहां ने। अगर आप अकबर की बात करोगे तो अकबर के काल की जितनी भी इमारतें हैं वो सारी की सारी फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी नगर को उसने जब नया रूप दिया तो सारी की सारी इमारतें बिल्कुल आपने सही कहा साइमल्टेनियसली बन रही थी। फिर अगर फतेहपुर सीकरी को हम छोड़ दें तो उसके अलावा अकबर ने क्या बनवाया? केवल आगरे में किला बनवाया। जी 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 ठीक है। और जहां तक शाहजहां की बात है तो अभी शाहजहां पे बात करेंगे, डोंट वरी। जी ठीक है ठीक है बढ़ो आगे। जी भैया। तो देखो जहांगीर है 1605 से लेके 1627 तक इसने शासन किया। छोटा छोटा डेटा इसके बारे में जैसे इसका बचपन का नाम था सलीम, माता का नाम था इसकी मरियम उस जमानी, 4 भाई थे ये। ठीक है। इसके अलावा दनियाल, मुराद, हसन और हुसैन। ठीक है। लेकिन गद्दी पे कौन बैठा?
जहांगीर। जहांगीर का जो शासन काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं इतिहासकार, लिखा हुआ भी है किताबों में, कि ये चित्रकला का इतना बड़ा पारखी व्यक्ति था कि अगर कोई सपोज करो इमेज बनी हुई है चित्रकला की किसी जानवर की या मानव की, और उसमें दो आंखें हैं, एक आंख किसी और चित्रकार ने बनाई और दूसरी आंख किसी और चित्रकार ने बनाई, तो ये आंख देख के बता देता था कि दोनों आंखें अलग अलग चित्रकारों ने बनाई हैं। इतना बड़ा पारखी व्यक्ति था चित्रकला का। कौन? आपका जहांगीर। दोस्तों, एक तो मुगल काल में अपनी आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति था बाबर, और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस नाम से? तुजुक बाबरी, और तुर्की भाषा में। और दूसरा जो शासक है दोस्तों वो है जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक जहांगीरी के नाम से, लेकिन ध्यान रखना फारसी भाषा में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी कौन सी भाषा में? तुर्की, और इसने लिखी है आपकी फारसी भाषा में। इसके दोस्तों पुत्र थे सलीम के, और सलीम का एक पुत्र था, जहांगीर का एक पुत्र था, उसका नाम था खुसरो। खुसरो बेसिकली गद्दी पे बैठना चाहता था, तो गद्दी पे बैठने के लिए इसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। और उस विद्रोह को दबाने के लिए बाप और बेटे की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध का नाम था भैरावल का युद्ध। उसके बाद दोस्तों जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, तो अर्जुन देव के ऊपर जहांगीर ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को भड़काया आपने, और आप ही की वजह से सारा का सारा काम हुआ है, और ये आरोप लगा के इसने अर्जुन देव को फांसी दी, ठीक है, इनको मरवा दिया था। तंबाकू के ऊपर पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाया हुआ था। श्रीनगर में शालीमार बाग की स्थापना कराई जहांगीर ने, ठीक है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जो यूरोपियंस हैं वो भी इंडिया में आने स्टार्ट हो गए हैं, और 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो उस समय गद्दी पे कौन बैठा है? अकबर। लेकिन पहला व्यक्ति 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में आता है, उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है उसका? कैप्टन हॉकिंस। तो 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है, और आने का मेन मोटिव क्या था कि भाई हम इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं, तो हमें व्यापार करने की परमिशन दी जाए और अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दी जाए। तो जहांगीर के दरबार में आता है 1608 में, 1600, ठीक है, 11 में फाइनली अनुमति मिलती है, और 1611 में ये लोग अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाते हैं मसूदी पट्टा में। तो खैर आगे जाके जब ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना हुई अकबर के काल में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंची कब? 1608। और ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन था जो सबसे पहले इंडिया आया? ये था आपका कौन? कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने इसको फैक्ट्री लगाने की अनुमति तो नहीं दी, इसको 400 का मनसब दिया, मनसबदारी आपको बता दी, और एक उपाधि थी इंग्लिश खान की उपाधि। तो इंग्लिश खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया गया इसको, आपका कैप्टन हॉकिंस को, जहांगीर के द्वारा। ये चला गया काम करके। इसके बाद 1615 में फिर एक और अगला दूत आया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था थॉमस रो, ठीक है। तो ये भी फाइनली अनुमति पाने में सफल रहा, सक्सेसफुल। जहांगीर का जो विवाह है दोस्तों नूरजहां के साथ हुआ था, और नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा, और नूरजहां पहले से ही विवाहित थी। उसके पति का नाम था शेर अफगान, और शेर अफगान से उसकी एक बेटी भी थी, और बेटी का नाम था लाडली बेगम। शेर अफगान की युद्ध अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। अब ये भी नहीं पता मृत्यु हुई या उसको मरवाया गया, और उसके बाद फिर नूरजहां से शादी करी आपका जहांगीर ने। इसके दोस्तों बेसिकली 3 बेटे थे, एक तो खुसरो, ठीक है, एक शहरयार, और तीसरा बेटे का नाम था खुर्रम। ये खुर्रम भाई शाहजहां। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुसरो के साथ में तो हमने पढ़ लिया कि बहरावल का युद्ध हुआ, ठीक है। बहरावल के युद्ध में जहांगीर ने इसको हराया, और हराने के बाद फिर से अंधा करके जेल में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों इसके 2 बेटे और थे, एक का नाम था शहरयार और एक का नाम था खुर्रम। खुर्रम कौन था? आपका शाहजहां। और दूसरा कौन था? शहरयार। अब ध्यान से समझना, ये जो नूरजहां है, नूरजहां ने कंट्रोल सारी की सारी अपने हाथ में ली हुई है। नूरजहां की जहांगीर से शादी हो गई थी 1611 में, और 1611 से लेकर 1621-22 तक पूरा का पूरा प्रशासन नूरजहां के हाथ में था। नूरजहां जैसे चाहती थी वैसे शासन चलाती थी, जिस व्यक्ति को चाहती थी उसे गद्दी पे अपॉइंट करती थी। तो नूरजहां ने अपना एक अलग गुट बनाया हुआ था, उस गुट को कहा जाता था जुनता गुट। जुनता गुट में खुद नूरजहां थी, उसकी माता असमत बेगम थी, उसका पिता था कयास बेग,
और उसका भाई था आसफ खान। और मुगल से उसमें शामिल था खुर्रम। ये जो खुर्रम था शाहजहां, ये भी नूरजहां के कहे में चलता था, इसकी बात मानता था। क्यों? क्योंकि नूरजहां ने इसको लॉलीपॉप दिया हुआ था कि जहांगीर के बाद मैं गद्दी पे तुझे बिठाऊंगी, तो इस वजह से खुर्रम इसका साथ दे रहा था। लेकिन अब होता क्या है कि एक तो इसकी अपनी पुत्री है नूरजहां की, जो इसके पुराने पति से है, शेर अफगान से, उसका नाम है लाडली बेगम। और एक इसका नूरजहां का जो भाई है आसफ खां, एक उसकी पुत्री है मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल जो आप पढ़ोगे आगे जाके, जिससे इसकी शादी हुई थी शाहजहां की। तो अपने भाई आसफ खां की पुत्री का विवाह तो कराती है खुर्रम के साथ में, और अपनी बेटी का विवाह करती है शहरयार के साथ में। जैसे ही अपनी बेटी का विवाह शहरयार के साथ में करती है, तो यहाँ से जो नूरजहां है उसकी पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, और अब वो खुर्रम की जगह पे शहरयार को राजा या बादशाह बनाने की कोशिश करने लगती है। इसी बात से नाराज होता है खुर्रम, और यहाँ से जो खुर्रम है वो अलग हो जाता है, और फिर उसके बाद खुर्रम विद्रोह करता है, और फाइनली 1627 में शाहजहां जो खुर्रम है वो गद्दी पे बैठता है। यहीं से मतभेद शुरू हो गए थे नूरजहां और इसके बीच में। ठीक है, 1611 में नूरजहां जहांगीर से निकाह किया। ठीक है, ईरानी मूल की व्यक्ति शेर अफगान की विधवा थी, और शेर अफगान की पुत्री लाडली बेगम, जो आपको समझा वही चीजें लिखी हुई। नूरजहां ने एक गुट बनाया था, जुनता गुट। इसके पिता गयास बेग, जिनको उपाधि दी थी एतमादुद्दौला की जहांगीर में। इसकी माता अक्सत बेगम नहीं है, असमत बेगम। ठीक है, नाम सब थोड़े बच्चे ने गलत लिख के रखे इसके नोट से, असमत बेगम। भाई इसका नाम था आसफ खान, और शहजादा कौन? खुर्रम, शाहजहां। इन सब से मिलके एक गुट बनता था, उस गुट का नाम था जुनता गुट। दोस्तों, जुनता गुट बेसिकली ईरानी लोगों का था। तो नूरजहां के हाथ में सारी कमान थी। जितने भी उच्च पद थे, बड़े बड़े पद मुगल साम्राज्य के, उन सारे के सारे पदों पे ये अपॉइंट करती थी ईरानी लोगों को। इस बात से जो तुरानी गुट था हैदराबाद वाला, और जो आपका अफगानिस्तान के लोग थे या तुर्क के लोग थे, वो बहुत नाराज थे नूरजहां से। और यहाँ से क्या हुआ, दरबार में गुटबाजी शुरू हो गई। ठीक, सारी की सारी कंट्रोल नूरजहां के हाथ में है। सिक्के वो जारी कर रही है, राज आदेश वो जारी कर रही है, जरों का दर्शन वो दे रही है। ठीक है, कौन कहाँ पे किससे लड़ेगा वो डिसाइड कर रही है, किस पद पे कौन व्यक्ति बैठेगा वो डिसाइड कर रही है। तो ये विरोधी दल था, वो नाराज हो गया इस बात से। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था महाबत खां, इसका सेनापति था जहांगीर का। तो जहांगीर के पास गया मिलने के लिए, और उसने कहा कि भाई क्या हो रहा है, ये बादशाह आप हो, और जो नूरजहां मनमर्जी कर रही है, हमारे तो सुन ही नहीं रही है। तो तब जहांगीर ने उसे कहा, भाई देख महाबत खां, मेरी बात सुन साफ साफ, कि मुझे तो एक शेर शराब और 2 शेर कबाब, बस ये चाहिए रोज। एक शेर शराब मिल जाए और 2 शेर कबाब मिल जाए, मेरा काम हो गया। बाकी जो शासन की बागडोर है वो तो मैंने नूरजहां को सौंप रखी, वही चलाएगी। इस बात से महाबत खां नाराज होता है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, और इतना बड़ा विद्रोह होता है कि जहांगीर को कैद कर लेता है। फिर नूरजहां सेना को भेजती है, कंट्रोल करती है, और तब जाके जहांगीर को छुड़वा के लाती है। तो ऐसे ऐसे बादशाह भी हुए हैं मुगल काल में कि उनकी बीवियां जाके उन्हें छुटा के लानी है। ये जो जुनता गुट बनाया था पूरा का पूरा, तो आपसे मेंस में पूछ सकता है, प्री में तो क्या ही पूछेगा कि जुनता गुट की उपलब्धियां, इनकी अचीवमेंट क्या थी। तो एक तो दोस्तों, नूरजहां ने क्या किया था कि जितने भी बड़े बड़े पद थे उन सब के ऊपर ईरानी मुल्क के लोगों को अपॉइंट किया। तो इससे क्या हुआ, जितने भी दुश्मन थे जहांगीर के, उनके ऊपर नजर रखी जा सकती थी। ठीक है, जो विद्रोही थे उनको दबाया जा सकता था। जहांगीर बहुत बड़ा नशे का आदी था। अगर ये नूरजहां अपने हाथ में कमान न लेती तो जहांगीर सारा निपटा देता। तो कुल मिला के प्रशासन को चलाया, साम्राज्य को बचाया, ये जुनता गुट की उपलब्धियां हैं। ठीक है, महाबत खां का विद्रोह हुआ था, जहांगीर को कैद कर लिया गया था, तो तब छुड़वा के लाई थी। ये सारे के सारे क्या है, उपलब्धियां हैं जुनता गुट की। पूछ सकता है कि बताइए इसके जुनता गुट के नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो दरबार में गुटबाजी शुरू हो गई, ईरानी गुट अलग हो गया, तुरानी गुट अलग हो गया, तुर्की गुट अलग हो गया। ठीक है, और इसी गुटबाजी के अंदर जो कंधार था अफगानिस्तान में, वो इनके हाथ से निकल गया, और कंधार को कहा जाता था भारत का प्रवेश द्वार। तो कंधार के हाथ से निकलते ही इनका साम्राज्य क्या हो गया, बहुत ही कमजोर। तो जो सबसे बड़ा नुकसान जहांगीर को हुआ वो था कंधार को हाथ से निकल जाना। अगला छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, नूरजहां का कला में योगदान। तो जैसे लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया इसने, कश्मीर में पत्थर मस्जिद बनवाई इसने।
ठीक है। इसका जो पिता था गयास बेग, तो उसकी याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया आगरा में, और वहां पर सबसे पहले पित्रा दौरा कला यूज की। पित्रा दौरा मतलब जो इमारतें हैं तो उसकी दीवारों में सोने चांदी और जो कीमती हीरे जवाहरात हैं उनको गढ़वाना और सुंदर बनाना, इसको कहा जाता था पित्रा दौरा कला। ठीक है। स्थापत्य कला बता ही दी मैंने आपको, इत्र का व्यापार करती थी। ठीक है। इत्र के साथ साथ चित्रकला हस्तशिल्प का व्यापार करती थी और देश विदेश को एक्सपोर्ट करती थी सारी चीजें। प्रशासन में नूरजहां की भूमिका मेंस का टॉपिक है। ठीक है। बड़े पदों पर नियुक्ति करी, सिक्के जारी करे, झरोखा दर्शन देते। झरोखा दर्शन मतलब कि सुबह ही जो बादशाह था वो 9 बजे के आसपास ऊपर आता था बिल्डिंग पे, और जितनी भी जनता थी तो जनता राजा के दर्शन करने आती थी, और राजा के दर्शन करके हाथ जोड़ के तब निकलती थी। इसको कहा जाता था झरोखा दर्शन। तो झरोखा दर्शन करना तो चाहिए बादशाह को, और करती थी कौन? नूरजहां। राज की आदेश भी जारी करती थी, दरबार में बैठ के दरबार की कार्यवाही भी सुनती थी। तो ये सारे के सारे इसके प्रशासन में योगदान है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसके स्वर्ण काल की जो विशेषताएं थी, तो नेचुरल प्राकृतिक कलर इस्तेमाल होते थे, पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा बनते थे, नेचुरल प्राकृतिक चित्र सबसे ज्यादा बनते थे। तो ये जहांगीर की चित्रकला की विशेषताएं हैं। ठीक है। दो इसके चित्रकार थे बहुत फेमस, जैसे अबुल हसन, तो नादिर उज जमा की उपाधि दी थी इसने इसको। एक था उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। ये जो उस्ताद मंसूर है ना, ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में एक्सपर्ट था। तो जो मंसूर था ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में एक्सपर्ट था और बहुत टॉप क्लास का व्यक्ति था। तो दोस्तों यही तक आज पढ़ेंगे, 10:30 में जहांगीर